Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of Mathematics. Mathematics दुनिया में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूटी को डिफाइन किया और सिंपलर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक किया। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हायर लेवल के फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, सच एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सेट्रास। इसके साथ साथ अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू भी फाइंड करना सीखेंगे इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और उसी सीरीज को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं एक्सरसाइज 5.1 के 17 नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग और प्रेशियस टाइम्स लेट्स लर्न। द क्वेश्चन इज फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b, show that the function f defined by fx equal to x plus 1 if x is less than equal to 3 is continuous at x equal to 3। यह फंक्शन गिवन फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, यह गिवन है। तो करना क्या है, हमें a और b का बीच रिलेशनशिप, a और b के बीच जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को फाइंड करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसको हम स्टार्ट कैसे करें, हाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन फंक्शन लिखेंगे। जो गिवन पार्ट है, गिवन fx equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous। continuous का c थोड़ा बड़ा लिखा जाए, continuous at x equal to 3। यह गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट राइट डाउन कर दिया। जब यह फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस गिवन है, दैट इज देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दिस टू मस्ट बी इक्वल टू f3। यही कंडीशन है कंटिन्यूटी का। अगर कोई भी फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस बताया जा रहा है, इट मीन्स वह फंक्शन उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन के एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3 तीनों इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ 3 डिफरेंट टर्म्स आपस में कनेक्टेड है। बट इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लें, या लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ f3 ले, या राइट हैंड लिमिट के साथ f3 ले। अब हमारे सामने यह समस्या आ जाएगी, यह क्वेश्चन आ जाएगा कि किसको इसमें से चूज करें। तो इसके लिए करेंगे क्या कि ऐसा लेना है कि दोनों पार्ट आ सके। यहां है x इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट में रहेगा और f3 में रहेगा। यहां x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट इज यह सिर्फ राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट वाले पार्ट में होगा। हमें ऐसा करना है कि दोनों हो जाए, एक लेफ्ट साइड में चला जाए और एक राइट साइड चला जाए, जिससे कि इक्वेशन बन सके। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे कि एक लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे और एक राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये पार्ट आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट में ये पार्ट, इसको हम छोड़ देंगे। कभी कभी इसको भी लेने की जरूरत पड़ती है। हमें ऐसा लेंगे कि ये तीनों में से कोई 2 आ जाए और दोनों में यह इंक्लूड हो जाए। एक में लेफ्ट साइड में ax plus 1 आ जाए और राइट साइड में यह आ जाए, जिससे कि हमारा इक्वेशन बन सके। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx must be equal to limit x tends to 3 plus fx. Since the given function is continuous, so its left hand limit must be equal to right hand limit, that is limit x tends to 3 minus। अब fx की वह वैल्यू डालनी है, fx का वह वैल्यू यहाँ डालना है जिसमें x इज लेस देन है, x माइनस है मीन्स x से लेस देन। x से लेस देन में क्या हो जाएगा, यहाँ ax प्लस 1 हो जाएगा। फिर राइट साइड में लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस
3 प्लस यानी कि 3 से ग्रेटर, 3 प्लस होने 3 में कोई भी नंबर प्लस करे तो 3 से ग्रेटर आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 3 के लिए यहाँ हो गया हमारे पास bx प्लस 3। कंफर्म हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जहां x है उस x को रिप्लेस कर देंगे पॉइंट -3 और पॉइंट +3, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। तो किस पॉइंट पर चेक करना है? एट x इक्वल टू 3। तो 3 माइनस एच लेफ्ट में हो जाएगा और राइट में 3 प्लस एच हो जाएगा, और इधर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। a 3 माइनस एच प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 3 माइनस एच हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। b और x की जगह पे 3 प्लस एच प्लस 3। सेकेंड वीडियो को देखने के पहले फर्स्ट वीडियो को जरूर आप लोग वॉच कर लें, जिससे कि बेसिक कंसेप्ट हमारा कंटिन्यूटी के बारे में माइंड में बैठ जाए। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ h टेंस टू 0, इट मीन जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 की वैल्यू पुट कर देंगे, और इस तरह हमारे पास रिलेशन आ जाएगा a 3 माइनस 0 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा b 3 प्लस 0 प्लस 3। हम इधर ही कर लेंगे 3a प्लस 1। वी हैव आवर LHS 3a plus 1, 3a plus 1. In right side we have 3b plus 3, 3b plus 3। अब हम क्या करेंगे, हमें तो रिलेशनशिप निकालना है, तो 1 को पहले राइट में सेंड कर देंगे, तो 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। अब एक a इक्वल टू हो जाएगा 3, दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, तो b प्लस 2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। इस तरह हमारा आंसर आ गया। जो रिलेशनशिप हमें फाइंड करना था, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, जिससे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो उनके बीच में क्या है, अगर गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस होगा, देन a मस्ट बी इक्वल टू b प्लस 2/3। कंफर्म हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 किया। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 19th क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 19th क्वेश्चन ऑफ 5.3 5.1 सॉरी 5.1 का 19th क्वेश्चन। द क्वेश्चन फॉर यू इज शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई gx, so that the function defined by gx equal to x minus square bracket x is continuous at all integral point, is discontinuous not continuous, is discontinuous। अब इज को यहां भेज देते हैं, is discontinuous at all integral points। हमें प्रूफ करना है गिवन फंक्शन gx जो है वह ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, वेयर x within a square bracket denotes the greatest integer function, the greatest
इंटीजर फंक्शन। यह क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जनरली स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो भी नंबर होता है उसका हम इंटीग्रल पार्ट लेते हैं, यानी कि क्या लेंगे हम, उसका इंटीग्रल पार्ट, उसका डेसिमल पार्ट, चाहे वो कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों न हो, हम उसके डेसिमल पार्ट को नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ उसके इंटीग्रल पार्ट को लेते हैं। जैसे x दिया हुआ है, अब इस x की जगह पे 5 डाला जाए, कोई इंटीजर, तो इसकी वैल्यू 5 होगी। अब 5.000000000 ऐसे करते जाएंगे और करते करते कहीं भी जाकर थक जाएंगे तो वहां 1 डाल देंगे, तो ये काफी स्मॉलर नंबर है, इट विल बी ए स्मॉलर नंबर। 5.00000 इन्फिनिटी तक जीरो कर सकते हैं, 100 टाइम्स जीरो करके 1 डाल देंगे, ये काफी छोटी संख्या है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसका सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू 5 लेते हैं, डेसिमल पार्ट को नहीं लेते। यहाँ तो डेसिमल पार्ट था ही नहीं, तो डेसिमल पार्ट को लेने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ, तो 5 का 5 हो गया। बट 5.00001 रहे तो भी उसका 5 ही लेंगे। डेसिमल पार्ट चाहे कितना भी छोटा हो उसको क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, लिव आउट कर देते हैं। उसी तरीके से 5 प्लस 5.9999, अगर यह 9 इन्फिनिटी तक चला जाए, 5.99999 इन्फिनिटी तक चला जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 हो जाएगा। बट इट्स ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू विल बी ओनली 5। यहाँ भी डेसिमल पार्ट चाहे कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो, इसका डेसिमल पार्ट हम नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आ गया? इंटीजर है तो वह इंटीजर ही रहेगा। इंटीजर में चाहे कितना भी छोटी संख्या क्यों ना डेसिमल संख्या ऐड कर दी जाए तो भी उसका इंटीजर ही होगा। यहाँ तक कि उस नंबर में चाहे कितने भी बड़े डेसिमल पार्ट को ऐड कर दिया तो भी उसका इंटीग्रल वैल्यू रहता है। यानी कि ईच एंड एवरी केस में सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, इसका डेसिमल पार्ट डेसिमल वैल्यू नहीं लेते। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कंफर्म हो गया? थोड़ा सा आइडिया आ गया? गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब इसमें। h टेंड्स टू 0, व्हाट इट मीन्स? 11th में आप लोग पढ़े होंगे। h टेंड्स टू 0 मीन्स h का वैल्यू 0 के काफी क्लोज है बट नेवर इक्वल टू 0। h टेंड्स टू 0 मीन्स the value of h is approximately equal to 0 but not equal to 0। 0 के काफी क्लोज है लेकिन वह 0 के इक्वल नहीं है। 0 के काफी क्लोज होने का अर्थ है कि काफी छोटी संख्या, काफी छोटी संख्या। अब लेते हैं कि यहाँ अगर 5 प्लस h आ जाए, यानी कि 5 में काफी छोटी संख्या ऐड करेंगे तो इसी फॉर्म में कैसे होगा? कोई ऐसा ही फॉर्म होगा। 5 प्लस h का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 माइनस h करेंगे तो 5 माइनस h कितना हो जाएगा? जरा सोचो। 5 में से काफी छोटी संख्या को माइनस करना है, 5 में से काफी छोटी संख्या माइनस करेंगे तो कितना भी छोटी संख्या माइनस करेंगे वो इस फॉर्म में आ जाएगा, 4.99999 आ जाएगा। 5 में से कितनी भी छोटी संख्या माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 4.999 आ जाएगा। इट मीन्स इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कंफर्म हो रहा है? गुड। यानी कि कोई भी इंटीजर अगर लेते हैं, उस इंटीजर में h ऐड कर देते हैं वेयर h टेंड्स टू 0, वैसे सिचुएशन में उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू वही इंटीजर हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें से h को माइनस करेंगे तो 1 कम हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस h है तो 4 हो गया।
5 माइनस एच है तो क्या हो गया 4। इट मीन्स अगर 4 माइनस एच रहता फिर एच टेंस टू 0, तो ऐसे सिचुएशन में इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी कि अगर 10 माइनस एच रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में इसका 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन वही 10 प्लस एच होगा तो क्या होगा 10 ही रहेगा। ओके गुड। अब इस कंसेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ये सारे कंसेप्ट हमारे पास होने चाहिए। तो यहां हम क्या लेंगे, लेट x इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर कोई इंटीजर लेंगे, लेकिन यहां हम पॉजिटिव इंटीजर लेकर चल रहे हैं, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। लेट x इक्वल टू ए नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर एंड h टेंड्स टू 0, और h टेंड्स टू 0 हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में अब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू थोड़ा सा देन a प्लस एच, ए प्लस एच, ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा ए ही रहेगा, और ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एक कम हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस यहाँ था ना, 5 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता था 4 था, क्योंकि इसकी वैल्यू जनरली 4.999 समथिंग हो जाएगी। तो उसी तरह अगर a माइनस एच रहेगा तो a माइनस 1 जितना भी रहेगा उससे एक कम हो जाएगा। यहाँ 5 था तो 5 माइनस 1 हो गया, यहाँ a रहता तो क्या होता है a माइनस 1 होता, तो a माइनस एच का हो जाएगा यहाँ हमारे पास a माइनस 1, और a का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही रहेगा। गुड, क्योंकि a क्या है इंटीजर नंबर है। अब एट x इक्वल टू a पर चेक करेंगे। नाउ एट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू z प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका निकालते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स नॉट एफ एक्स। यहाँ क्या दे रखा है जी gx दे रखा है, तो हम gx लिखेंगे, जो दिया हुआ है वही लिखेंगे, अपने तरफ से कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ लिमिट x टेंस टू a माइनस, अब gx की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगले स्टेप में h टेंस टू 0 करते हैं। स्टेप एकदम फिक्स है, फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। लिमिट h टेंस टू 0, अब जैसे h टेंस टू 0 हो जाएगा x इज रिप्लेस्ड बाई पॉइंट और माइनस h, तो पॉइंट a हो गया जिस पॉइंट पर चेक करना है, और h डाल देंगे यहाँ a माइनस h। इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव limit h tends to 0, a minus h could be written as it is, and a minus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा, और बाहर माइनस है इसलिए जैसे ही ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे यहाँ a प्लस 1 हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, h टेंस टू 0, इट मीन्स h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, और इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे यहीं पे राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे कि इसका राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है। राइट हैंड लिमिट हो गया लिमिट x टेंस टू a प्लस, a माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस करेंगे राइट हैंड लिमिट, ये gx हो गया। अगले स्टेप में लिमिट x टेंस टू a प्लस x ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया, यहाँ लिमिट हो गया h टेंस टू 0 a प्लस h, और यहाँ भी a प्लस h। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, जो पॉइंट आता है उतना प्लस h डाल देते हैं x की जगह पे। अब क्या करेंगे हम a प्लस h, तो a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना था a था, तो वहां पहले a पुट कर देते फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल देते। a प्लस h तो रहने थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में a प्लस h की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ a दे रखा है, तो a से कैंसिल हो गया, और h टेंस टू 0 डालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। व्हाट वी सी आफ्टर कमिंग एट दिस जंक्चर, यहां पहुंचने के बाद हमें क्या मिल रहा है, व्हाट वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट एनी इंटीग्रल पॉइंट
इज नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल नहीं है। तो इसको लिख देंगे हियर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हियर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, शो gx is discontinuous at all integral points, और दिस विल बी आवर रिजल्ट। यही प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। हम कोई इंटीग्रल पॉइंट पर लेकर चेक कर सकते थे। यहाँ a प्लस पॉजिटिव इंटीजर के बजाय निगेटिव इंटीजर भी लेकर किया जा सकता था, बट इट विल द बेस्ट मेथड टू गेट फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? चलिए हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन की तरफ मूव करते हैं एंड टेक द क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। द क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ discontinuity. Find all points of discontinuity of f where f is defined as where fx equal to sin x divided by x if x is less than 0, and it will be x plus 1 if x is greater than equal to 0। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। अब इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को हम राइट डाउन करते हैं सॉल्यूशन में। इफ x is less than equal to 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0। अब यहाँ पॉइंट तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो पॉइंट हम कौन सा लेते हैं? एट x इक्वल टू 0। जो यहाँ दिया हुआ है उसी पॉइंट पर हमें चेक करना होता है, एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। दिस विल बी एज रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब fx की वह वैल्यू जो 0 से स्मॉलर है, 0 माइनस है, 0 में से कोई नंबर को माइनस कर रहा हूँ, कौन नंबर होता है? h होता है। समझ में आ रहा है? गुड। तो 0 में से h को माइनस करेंगे, यानी काफ़ी छोटी संख्या माइनस करें तो 0 से स्मॉलर आ जाएगी, दैट विल बी साइन x बाई x। कन्फर्म हो गया? अगले स्टेप में h टेंड्स टू 0, साइन x इज रिप्लेस बाई पॉइंट माइनस h। तो पॉइंट हो गया 0 माइनस h हो जाएगा। लेफ्ट साइड में भी डिनोमिनेटर में 0 माइनस h लिखेंगे। वी नाउ हैव साइन का एंगल अगर माइनस h होगा तो ये माइनस साइन h रीड होता है, और ये माइनस हो जाए, माइनस माइनस कैंसिल। साइन h बाई h की लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। स्टैंडर्ड 11th में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसका क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब fx की वह वैल्यू जो 0 से ग्रेटर हो, क्या होगा क्वेश्चन में? 0 से ग्रेटर के लिए x प्लस 1 डाल देंगे।
ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, x इज रिप्लेस बाई पॉइंट प्लस एच, पॉइंट 0 प्लस एच, x की जगह पे डाल दिए +1 तो रहेगा जी, h का जैसे 0 डालेंगे तो 0 + 0 0 + 1 दैट इज 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है तो हमें थर्ड पार्ट निकालने की जरूरत पड़ती है, दैट इज f एंड f0 भी निकालना पड़ेगा। अब f0 तो x इक्वल टू 0, 0 इक्वल इसमें लगा हुआ तो इसी में डाल दें हम 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1। अब तीनों हमारे पास इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 हो गया, राइट हैंड लिमिट भी 1 हो गया और f0 की वैल्यू भी हमारी 1 आ गई, तीनों इक्वल आ गया। इट मीन्स यह फंक्शन ऑल पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इट मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, बट यह फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, शो there is no point of discontinuity, इसलिए डिसकंटिन्यूटी की कोई भी पॉइंट हमारे पास नहीं है, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए यह कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, डिफाइंड है। इट मीन्स हमें x इक्वल टू 0 पर ही चेक करना था और 0 पर भी कंटिन्यूअस हो गया। इट मीन्स ऑल इंटीग्रल पॉइंट के लिए, ऑल x इक्वल टू r के लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ रहा है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन। अगर कोई कंपोजिट फंक्शन दे दिया तो उसकी कंटिन्यूटी हम कैसे चेक कर देते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। और 5.1 का 31, 32, 33, 34 है, चारों क्वेश्चन सेम वे सिमिलर तरीके से सॉल्व होंगे। सो दैट द फंक्शन defined by fx equal to cos x square is continuous फंक्शन। अगर कंपोजिट फंक्शन आ गया और कंपोजिट फंक्शन को की कंटिन्यूटी चेक करने को आ गई तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कंटिन्यूअस कंपोजिट फंक्शन को उसके जो फंडामेंटल फंक्शंस है, एलिमेंट्री फंक्शन, उसमें उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो यह डिसाइड करेंगे इसमें कितने फंक्शन को कंपोज किया गया होगा। तो इसमें दो फंक्शन को कंपोज किया है, एक तो ट्राइगोमेट्रिकल का कोसाइन है और दूसरा एक्स स्क्वायर, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्राइगोमेट्रिकल का कोसाइन है। तो दोनों फंक्शन को हम पहले सेपरेट करते हैं। सॉल्यूशन सपोज करना मीन्स सपोज करना मतलब लेट कर लेना, लेट एफ एक्स तो यहाँ दे रखा है तो जी एक्स और एच एक्स सपोज करें तो जी एक्स इक्वल टू, अब जी एक्स कैसे सपोज करेंगे, यह देखो जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें हम इक्वल जहां दिया हुआ इक्वल से राइट साइड में मूव करेंगे। इक्वल जो दे रखा है उसके राइट साइड में मूव करते हैं, या इसको हम यहाँ समझने के लिए नोट करते हैं तो फिर इसको बाद में रफ कर लिया जाएगा cos x स्क्वायर। अब इसके एलिमेंट्री फंक्शन को कैसे हम बाइफरकेट करेंगे यह सीखेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन तो दिया है, कंपोज करना तो समझ में आ रहा है, उसको अलग कैसे करें, सेपरेट कैसे करें।
तो सेपरेट करने के लिए इक्वल के राइट साइड में हम मूव करेंगे, और राइट साइड में जैसे मूव करेंगे तो हमें सबसे पहले सी मिला। सी जो है वो कोसाइन का फर्स्ट लेटर है, तो हम क्या करें, जो सबसे पहले मिलेगा उसको हम ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे कॉस। अब इस एंगल से हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ अगर एक्स लिखे हैं तो यहाँ भी हम एक्स ही लिखेंगे। जी एक्स इक्वल टू कॉस हो गया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट में। एंड अब एक और फंक्शन है एच एक्स। अब ये तो पार्ट हमारा हो गया, इसको लिव आउट करेंगे, जो बच गया उसको देखेंगे, जो बच गया वो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, यह एच एक्स हो गया। तो इस तरीके से जो कंपोजिट फंक्शन कॉस एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, इसको इसके एलिमेंट्री फंडामेंटल फंक्शन में हम ब्रेक डाउन कर लिए, बाइफर्केट कर लिया, और इस तरह से हमारा दो फंक्शन हो गया, जी एक्स और एच एक्स आ गया, दो फंक्शन आ गए। अब इस दोनों फंक्शन के नेचर पर डिस्कस करते हैं कि दोनों फंक्शन का नेचर क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जी एक्स जो है वो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है कोसाइन का। तो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में दो फंक्शन ऐसे हैं जो ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। अब ये दो फंक्शन कौन कौन है, एक है साइन और दूसरा है कोसाइन। साइन और कोसाइन ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में दो ऐसे फंक्शन हैं जो ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस होते हैं। और दूसरा फंक्शन हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर एच एक्स। तो कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन भी ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। तो इसको हम राइट डाउन कर देंगे, इसके सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को, सिंस जी एक्स बीइंग अ ट्राइगोनोमेट्रिक function of cosine, since gx being a trigonometrical function of cosine and hx being an algebraic function, क्या हो गया, gx हमारा ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है कोसाइन का और एच एक्स जो अलजेब्रिक फंक्शन है। शो दे बोथ आर कंटिन्यूअस, शो दे बोथ आर कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इसलिए ये दोनों ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होंगे कन्फर्म है। इसकी कंटिन्यूटी को यहाँ दिखाना ही नहीं है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहाँ शो करने की नीड नहीं है। अब सिर्फ हम स्टेटमेंट डाल देंगे को कोसाइन का ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन था इसलिए कंटिन्यूअस है, और यह अलजेब्रिक फंक्शन है इसलिए यह भी कंटिन्यूअस है, इसको यहाँ शो करने की कोई नीड नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा इससे बाहर निकलते हैं कि कोई भी दो फंक्शन अगर सेपरेटली कंटिन्यूअस हैं तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ जी और एच दो फंक्शन दोनों सेपरेटली क्या है, कंटिन्यूअस है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट हम बिल्ड करते हैं कि इफ एनी टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस सेपरेटली देन देयर अलजेब्रिक सम इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो g प्लस एच यानी कि दोनों फंक्शन को ऐड करके जो फंक्शन बनेगा वह भी कंटिन्यूअस होगा, इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस आएगा वह भी कंटिन्यूअस होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह भी कंटिन्यूअस होगा, और इन दोनों का जो क्वोशेंट होगा वह भी कंटिन्यूअस होगा, फिर जी ओ एच भी कंटिन्यूअस होगा और एच ओ जी भी कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट बिल्ड कर लेना है, इसको राइट डाउन कर लेंगे कि इफ एनी टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस सेपरेटली देन द सम ऑफ दिस टू फंक्शन also continuous, their difference is also continuous, their product is also continuous, their
quotient is also continuous, whereas their composite function GOHX और HOGX will be also continuous. कंफर्म हो गया? गुड. अब इस कंसेप्ट का यहाँ यूज करेंगे. अब हम देख रहे हैं कि G और H दोनों सेपरेटली क्या है? कंटिन्यूअस है. दोनों सेपरेटली कंटिन्यूअस है तो इनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा. देन their composite function, then their composite function. और composite function कौन सा फंक्शन निकालेंगे? GOHX. अब GOHX, G ऑफ HS निकालेंगे हम. 11th में composite function के बारे में पढ़े. GOHX निकालने के लिए क्या करेंगे? G वाले फंक्शन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे H डाल देंगे. अब G का फंक्शन यहाँ है, जो X दिया हुआ था, इस X की जगह पे हमें क्या डालना है? HX डालना है. तो यहाँ हो जाएगा cos HX. अगले स्टेप में HX की वैल्यू जो है उसको डाल देंगे. तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा cos x स्क्वायर, यानी कि GOHX. अब यहाँ से वापस आते हैं कि इफ सिंस GX being a trigonometrical function of cosine and HX being an algebraic function, so they both are continuous at all integral points. Then their composite function. The composite function means this, that is cos x square. Cos x square की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? What we can write instead of cos x square? We can write fx. यानी कि इनका जो कंपोजिट फंक्शन आया, कंपोजिट फंक्शन यानी कि जो fx आया is also continuous at all इंटीग्रल पॉइंट्स. और इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया. तो जब भी कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है और उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इस तरीके से हम क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल उन दोनों को बाइफर्केट कर लेंगे. तीन फंक्शन तीनों को सेपरेट कर लेंगे और तीनों सेपरेट करके चेक करेंगे क्या वो इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है कि नहीं. तो इंडिविजुअली कंटिन्यूअस होता है. ट्राइगोनोमेट्री में कौन कौन सा ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर होता है? साइन और कॉस. अदर भी होते हैं कुछ पॉइंट को छोड़कर, वे भी कंटिन्यूअस होता है. टेन, सेक, कॉसेक और कॉट भी होते हैं. अलजेब्रिक फंक्शन तो ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है. मॉडुलस फंक्शन अगर आ गया तो मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है. समझ में आ गया? तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है सेपरेटली. अगर ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है सेपरेटली इंडिविजुअली, तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन की जो fx होगा वह भी कंटिन्यूअस होगा. और यह अगर आ गया बोर्ड के एग्जाम में तो आप लोग इसको इस तरीके से ही करेंगे. सेपरेटली हमें कंटिन्यूटी चेक करके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दिखाने की नीड नहीं है. तो इसके साथ ही क्वेश्चन 31 के साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर का नाम था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो कंटिन्यूटी तो हम लोगों ने देख लिया 2 वीडियोस में. अब नेक्स्ट 2 वीडियोस बनेगा और उसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे. सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.